पर्यटन। भारत में पर्यटन की आज हमारी सेकंड यूनिट है, जिसमें हम ऐतिहासिक स्मारक स्थल पढ़ेंगे। इससे पहले सांची, खजुराहो, विदिशा, एरन, त्रिपुरी और सारनाथ को हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सांची का इतिहास एवं पर्यटन महत्व समझाइए। सांची के पर्यटन पर प्रकाश डालिए। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची या काकनाड बूढ़ 250 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य महान द्वारा निर्मित एक महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। सांची इस स्तूप से अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो कि तुम्बन, माहिष्मति, उज्जैनी एवं विदिशा से प्राप्त अनुदानों की घोषणा करते हैं कि भैया तुम्बन, माहिष्मति, उज्जैनी, विदिशा से कुछ अनुदान प्राप्त हुए थे, उसकी घोषणा करता है ये स्तूप। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सांची के स्तूप की ओर जाने वाले मार्ग काफ़ी लंबे समय से मौजूद थे तथा दूर दूर तक इन स्तूपों के प्रति श्रद्धा की भावना आम लोगों में विद्यमान थी। लोग अपने इस श्रद्धा केंद्र का खर्चा चलाने के लिए पैसा देने में संकोच नहीं करते थे। 32 एकड़ के पहाड़ी क्षेत्र में फैली इस विश्व धरोहर स्थल की पहली पसंद कहलाती है। फिर आते हैं मौर्य शासकों के बाद शुंग वंश के शासकों के समय सांची का स्तूप शुंगकालीन कला का एक बड़ा केंद्र बन गया था। स्तूपों के आसपास 4 तोरण द्वार स्थापित किए गए हैं। तोरण की कला एवं उन पर खुदे हुए लेखों से मालूम चलता है कि मुख्य स्तूप के चारों तरफ वेदिका सहित सभी तोरण का निर्माण पहली शताब्दी पूर्व के उत्तरार्ध में हुआ है। शुंगों ने स्तूपों के चारों ओर 4 तोरण बनवाए थे और ये बड़े शानदार थे। प्रत्येक की ऊंचाई 34 फीट थी। चारों आकार में एक जैसे थे और प्रत्येक में 2 शीर्ष युक्त स्तंभ थे। तोरण पर हाथी सवार घुड़सवार अंकित थे। स्तंभ शीर्षकों पर सह हाथी के अलावा यज्ञ मूर्तियां भी बनी हुई थी। पत्थर पर जो उभरी हुई ये आकृतियां हैं बिल्कुल सजीव प्रतीत होती हैं और ऐसा लगता है कि ये अभी बोलने लगेंगी। सचेत हाथी द्वारा स्तूप की मानवीय पूजा, अशोक के जुलूस में उमड़ी भीड़, मोरपंख वाले हाथी, सह घोड़े, बैल एवं ऊंट जोड़े जिनमें मुख विपरीत दिशा में है, चारों घोड़ों का रथ वाला राजा का आरोहण, अन्य दृश्य इस पर अंकित हैं, हमें मोह लेते हैं। सांची के स्तूप की एक नवीन विशेषता यह है कि इसमें चित्र जो घुड़सवार है वह रकाब में पैर रखते हैं। इससे पहले दुनिया भर की मूर्तिकारों में रकाब नहीं मिलते थे, तो भैया रकाब में पैर रखता है, भैया इनका घुड़सवार ये मेन है। और इससे पहले की जो दुनिया में जितने चित्र बने हैं वहाँ पर कहीं पे भी रकाब नहीं मिलता है। अशोक स्तंभ के सह के सिर पर चक्र दर्शाते अनेक दृश्य सांची के तोरण पर अंकित किए गए हैं। इन तोरण द्वार पर कहीं बोधि वृक्ष का अनुवादन या अभिवादन करने के लिए सारा जंगल उतार पड़ा दिखता है, तो कहीं बुद्ध स्तूप की तरफ हाथी का दल कमल पुष्प लिए आता हुआ दिखाई देता है। कहीं बौद्ध के यहाँ घर से निकलने का दृश्य चित्रित है, तो कहीं पर बोधि वृक्ष पर पंख वाले आकाशचारी माला उड़ाते रहते हैं। कुल मिलाकर यह ही उसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं चित्रित करता है। बोधि वृक्ष, सालभंजिकाएं और 7 मानुषी वृक्षों का अंकन सांची एवं भरहुत में समान रूप से मिलता है। सांची एवं भरहुत की जो कलाएं हैं वह काफ़ी समानता देखने को मिलती है। यद्यपि अब कुछ भरहुत स्तूप उपस्थित नहीं रहा है, यह कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। भरहुत का स्तूप भरहुत से उठाकर कलकत्ता भिजा दिया गया है। सांची के स्तूप, वेदिका, तोरण द्वार की कलाएं अद्वितीय हैं। सांची में सालभंजिकाएं की पूर्ति का निर्माण कर कलाकारों ने आने वाली कला की अभिप्राय को विशेष रूप से प्रभावित किया है। मौर्य वंश के बाद सांची में कुषाण वंश के शासकों ने शासन किया। सन 100 ईस्वी में सांची स्तूप या अभिलेख से पता चलता है कि कुषाणों की सत्ता यहाँ पूर्व रूप से स्थापित हो गई थी। 106 में वशिष्ठ के सांची स्तूप से भी पूर्व मालवा पर कुषाणों की सत्ता सिद्ध होती है। इस समय सांची पूर्व
भारत से तथा पूर्व भारत से पश्चिम भारत के भृगु कक्ष जो कि वर्तमान में भड़ौच है बंदरगाह तक जाने वाले मार्ग पर महत्वपूर्ण नगर था। क्या था? हमारा जो सांची है वो एक महत्वपूर्ण नगर था जो हमारे पूर्व भारत से पश्चिम में जो भड़ौच वाला स्थान है भृगु कक्ष कहा जाता था, जिसको उसके बंदरगाह का प्रमुख मार्ग था, उसके एक प्रमुख नगर था ये। मथुरा से प्रतिष्ठान जो कि पैठन जाने वाला प्रमुख जो राजमार्ग है वो भी सांची विदिशा से होकर जाता था। मतलब ये क्या है, एक चौराहे के बीच में बन गया है ना। मथुरा से प्रतिष्ठान जाने वाला मार्ग भी इसी को काट रहा है, सांची विदिशा को। अनुश्रुति के अनुसार कनिष्क ने भी सांची की यात्रा की है और इस यात्रा के फलस्वरूप यहाँ के स्तूपों की रौनक बढ़ गई थी, दिए जलाए गए थे, यहाँ बौद्ध भिक्षु आबाद हो गए थे। कुषाण है उनके पतन के बाद मालवा पर शकों की सत्ता कायम हो गई थी। मालवा पर क्या आ गए? शक आ गए। डॉक्टर DC सरकार पूरी मालवा पर शक छत्रप नहपान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि नहपान के सिक्के हमारे जो पूरी मालवा है वहाँ पर बहुत जगह पर मिले हैं। दूसरी सदी के प्रथमार्ध में नहपान सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी के हाथों पराजित होकर मारा गया था। मतलब नहपान को किसने मार दिया है? सातवाहन वंश का जो शासक है गौतमीपुत्र शतकर्णी, उसके हाथों से पराजित हुआ है। इस प्रकार सांची विदिशा क्षेत्र पर सातवाहन सत्ता स्थापित हो गई थी, लेकिन सातवाहन अधिक समय तक इस पर अधिकार स्थापित नहीं रख सके। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि शकों ने सातवाहन से आकर पूर्व मालवा को जीत लिया था। तो मतलब शकों ने सातवाहन से आकर पूर्वी जो मालवा है उसको जीत लिया था और अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। शक एवं सातवाहनों के बीच सत्ता संघर्ष चलता रहा। सांची के महास्तूप के दक्षिणी तोरण में जो सबसे ऊपर के तिरछे पत्थर पर उत्कीर्ण ब्राह्मी लेख के अनुसार आंध्र सातवाहन राजा शतकर्णी प्रथम के काल में उसके प्रमुख अधिकारी आनंद ने इस तोरण का निर्माण करवाया था। मतलब सातवाहन काल में जो उस सांची है उसका दक्षिणी तोरण है उसका निर्माण किया गया है, क्योंकि वहाँ पर एक लेख है जो कि ब्राह्मी लेख में लिखा गया है, उसमें इसका वर्णन किया गया है कि इसका निर्माण आंध्र सातवाहन राजा सतकर्णी प्रथम के जो अधिकारी है मुख्य अधिकारी है आनंद के द्वारा इस तोरण का निर्माण कराया गया था। चौथी सदी के प्रथमार्ध में गुप्त वंश भारत पर अपनी सत्ता सुदृढ़ कर रहे थे। तो अब क्या आ रहा है भैया? गुप्त वंश आ रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में सांची की महत्वपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि राजधानी भारत में ही जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे ही बनाई थी। इस बात की पुष्टि सांची वेदिका पर उसके काल में उत्कीर्ण लेखों से होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का काल सांची पर रहा है? तो उसका जो लेख है सांची वेदिका पर उसका जो उत्कीर्ण लेख है उससे पता चलता है। सांची के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही सांची की पहाड़ियों में एक ओर बौद्ध स्तूप विहार निर्मित हुए तो दूसरी ओर भागवत गुप्तों ने विष्णु के मंदिर एवं गरुड़ ध्वज आदि का निर्माण करवाया था। सांची के महत्व को देखते हुए ही सांची की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पर बौद्ध स्तूप भी थे, विहार निर्मित हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जो भागवत गुप्त हैं, गुप्तों का जो धर्म था भागवत धर्म, उनके विष्णु भगवान के मंदिर गरुड़ ध्वज वगैरह का निर्माण भी करवाया गया था। सबसे प्राचीन काल की धार्मिक सभ्यता का पता चलता है सांची में तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये काम चलता रहा। मतलब 30वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ, 9वीं शताब्दी तक सांची के स्तूप के यहाँ पर काम चलता रहा है। जब मध्य प्रदेश में तुर्क सल्तनत का प्रभाव बढ़ा तो सांची विदेशी क्षेत्र मुस्लिम आधिपत्य में आ गए। मतलब क्या आ गए? मुस्लिम आ गए सांची में। दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश के द्वारा 1231 में इस क्षेत्र पर हमला किया गया और पद दलित कर दिया गया इसे। 1301 में मालवा प्रांत पूरी तरह से मुस्लिमों के हाथों में आ गया। 15वीं शताब्दी में मालवा के जो सुल्तान है वह स्वतंत्र हो गए, भैया फिर से जीत गए। बाद में मराठाओं की मालवा में शक्ति बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में उनके हमले होने लगे। मराठाओं की 1818 में मराठाओं की अंग्रेजों के हाथ निर्णायक पराजय हो गई और सांची विदिशा क्षेत्र भी ब्रिटिश आधिपत्य में आ गया। स्वतंत्रता पूर्व सांची से महान बौद्ध धर्म गुरु एवं प्रचारक सारिपुत्र एवं महामोगलायन की अस्थियां अंग्रेजों द्वारा ब्रिटेन ले
जाई गई, मतलब यहाँ से सांची में जो रखी थी अस्थियाँ किनकी, सारिपुत्र और महामुगलाइन की, वो कहाँ ले गए, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको ब्रिटेन ले गए। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के प्रयासों से ये अस्थियां वापस लाई गईं और 1956 में इसे सांची के स्तूप में समारोह पूर्वक प्रतिष्ठित किया गया, मतलब एक समारोह आयोजित किया गया 1956 में। जब भारत आज़ाद हो गया तब उनकी अस्थियों को लाया गया और फिर से उनको प्रतिष्ठित किया गया। आज भी सांची अपनी कलात्मक वैभव के कारण देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पहाड़ी पर स्थित इस स्तूप पर पहुंचने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। महाबोधि सोसाइटी द्वारा बौद्ध श्रद्धालुओं को सोसाइटी के कार्यालय से पहाड़ी तक ले जाने के लिए बस का प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के पर्यटन पर प्रकाश डालिए। खजुराहो का इतिहास एवं पर्यटन में महत्व को दर्शाइए। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह अपनी प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू मंदिर, जैन मंदिर स्थित हैं। मध्य रेलवे स्टेशन हरपालपुर से खजुराहो मात्र 94 किलोमीटर दूर रह जाता है। विभिन्न काम कीड़ाओं को इन मंदिरों में बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है। खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियां और वहां की दीवारों पर उकेरे गए चित्र दुनिया भर में विख्यात हैं। अधिकतर विदेशी सैलानी खजुराहो का भ्रमण जरूर करते हैं। खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 के बीच में करवाया था। लगभग 100 वर्ष का समय लगा है। भारतीय कला के बेहतरीन नमूनों में से एक खजुराहो के मंदिर दूर दूर तक फैले हुए हैं, मतलब बहुत सारे मंदिर थे इसलिए बहुत जगह पर फैले हुए हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या 85 मंदिरों का निर्माण बताया गया है कि 85 मंदिर होंगे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर केवल 25 मंदिर देखने को मिलते हैं। शेष मंदिर समय के साथ नष्ट हो गए, कुछ आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट कर दिए गए और धीरे धीरे कुछ खंडर हो गए और टूट गए। खजुराहो के मंदिर हिंदू स्थापत्य एवं शिल्पकला के उत्कृष्ट नमूने हैं एवं तत्कालीन शिल्पियों की अद्वितीय कला कौशल को प्रदर्शित करते हैं। खजुराहो के मंदिर में स्त्री पुरुष की अत्यंत खूबसूरत मूर्तियां हैं। साथ ही मंदिर की दीवारों पर भी अत्यंत सुंदर एवं मनभावन भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। खजुराहो में दूर दूर तक फैले मंदिरों की एक और खासियत यह है कि इसमें सभी संप्रदायों के मंदिरों में एक ही वास्तुकला का प्रयोग किया गया है, मतलब चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो या फिर हिंदू मंदिर हो, सभी की जो वास्तुकला है वो एक समान रखी गई है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वास्तुकला किस की काल विशेष की होती थी। अब इससे हम पता लगा सकते हैं कि एक वास्तुकला इस काल पीरियड की है, ना कि धर्म या संप्रदाय विशेष की होती थी। खजुराहो में शैव, वैष्णव, जैन एवं बौद्ध धर्म के आराध्य देवों की मूर्तियाँ एक ही मंदिर में स्थापित की गई हैं। मतलब मंदिर है तो वहाँ पर जैन मंदिर भी मिल जाएगा, बौद्ध, वैष्णव और शैव धर्म भी मिल जाएगा। सभी मूर्तियों को एक ही मंदिर में उकेरा गया है। ऐसे देवताओं की भी मूर्तियों के रूप में ढाला गया है जिनकी मूर्तियाँ और कहीं देखने को नहीं मिलती। ऐसी भी मूर्तियाँ मिल जाएंगी, जैसे कि हमें जो सदाशिव हैं उनकी मूर्ति कहीं विश्व में नहीं मिलती, लेकिन यहाँ खजुराहो के मंदिरों में मिल जाएगी। वरुण और अग्निदेव ऐसे देवता हैं जिनका उल्लेख बार बार मिलता है, मतलब इनको उकेरा भी गया है और इनका उल्लेख भी इन मंदिरों में बार बार किया गया है। खजुराहो के मंदिरों की दीवार एवं स्तंभ आदि के पत्थरों पर भी सैकड़ों हजारों चित्र उकेरे गए हैं। वास्तव में मंदिर के शिखर को छोड़कर बाकी मंदिर में 1 इंच स्थान भी ऐसा नहीं है जहाँ कोई मनभावन चित्र ना उकेरा गया हो। मंदिर में कि जो 1-1 इंच पर हर स्थान पर शिल्पकारों ने बेहद सूक्ष्मता से चित्र बनाए हैं। यहाँ के मंदिरों को निम्नलिखित 3 समूहों में बांटा गया है। पूरे मंदिर हैं, इतना बड़ा मंदिर समूह है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मंदिर समूह, पूर्वी मंदिर समूह और दक्षिणी मंदिर समूह। सबसे पहली बात पश्चिमी मंदिर समूह की आती है। यह समूह कंदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वराह मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर के इसके प्रमुख मंदिर हैं। यह मंदिर समूह सबसे बड़ा है और इसके
अलावा वास्तु एवं मूर्ति कला की दृष्टि से भी यह मंदिर बेहद महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से हैं पश्चिम में? पहले पश्चिम की साइड जाएंगे तो हमें कंदरा मिलेगी, तो वहाँ पे मिलेंगे कंदरिया महादेव। 64 हैं तो 64 योगिनी मंदिर हैं। लक्ष्मण जी बैठे हैं पूर्ण विश्वास के साथ, तो लक्ष्मण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर वराह के साथ उसका चित्र दिख रहे हैं, तो वराह मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर, ये सब हमें पश्चिमी मंदिर श्रेणी में मिल जाएंगे। फिर आता है हमारा खजुराहो में। इन मंदिरों में सबसे खूबसूरत मंदिर है पश्चिमी जो समूह है उसमें कंदरिया महादेव मंदिर। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना चंदेल राजा धंग के द्वारा करवाई गई थी। इतना बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर है, इसको देख कर लोग हो जाते हैं दंग, इसलिए इसका निर्माण करवाया है चंदेल शासक धंग ने। मंदिर में एक हिंदू मंदिर के सभी तथ्य उपस्थित हैं। इसमें मंडप है, अर्ध मंडप है, इसमें अंतराल है और एक बड़ा दक्षिणा पथ है, और यह मंदिर एक ऊंचे व्यासपीठ पर स्थित है। तो जो मंदिर में होना चाहिए कि एक थोड़ा सा ज़मीन से उठा हुआ होना चाहिए, व्यासपीठ पर होना चाहिए, प्रदक्षिणा पथ होना चाहिए, मंडप होना चाहिए, अंड मंडप होना चाहिए और बीच में अंतराल होना चाहिए। वो सब इन मंदिरों में देखने को मिलता है। कंदरिया महादेव की तुलना भुवनेश्वर के जो लिंगराज मंदिर है उससे की जाती है। इन दोनों की खूबसूरत मंदिरों का निर्माण 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ है, इसलिए इन दोनों की समता देखने को मिल रही है। इन दोनों ही मंदिरों में स्थापत्य की नागर शैली का प्रयोग किया गया है। कंदरिया महादेव मंदिर के जो बाहरी भाग है वहाँ पर 3 लंबी पट्टियाँ हैं जिन पर लगभग 900 चित्र उकेरे गए हैं। इसकी व्यासपीठ बेहद ऊंची बनाई गई है, लेकिन जब इसके भीतर प्रवेश किया जाता है तो ऐसा लगता है मानो शिवलिंग किसी गहरी कंदरा में स्थित है। मतलब जो गर्भगृह है वो बहुत अंदर को बनाया गया है, भीतर बनाया गया है, बहुत ऊंचा है इसका व्यासपीठ। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक तोरण बना है जिस पर सुंदर मूर्तियों से सजाया गया है उसको। कंदरिया महादेव मंदिर की जो ऊंचाई और लंबाई है 100 फीट से भी अधिक होगी, लंबाई ऊंचाई। इसके अलावा मंदिर की जो चौड़ाई है वो 64 फीट से अधिक है। इसके अलावा मंदिर की जो डिज़ाइन है वो इस प्रकार किया गया है कि इसमें प्रकाश एवं वायु चारों ओर से आती है, मतलब हवा वगैरह अच्छे से आती है और ठंडा रहता है गर्मियों में भी। मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवतागण एवं नाग कन्याओं की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। फिर आता है पश्चिमी समूह का प्रसिद्ध मंदिर 64 योगिनी मंदिर। इसके भीतर माँ काली की मूर्ति स्थापित की गई है। पहले शिव जी का मंदिर हो गया, अब काली जी का मंदिर। यह खजुराहो का सबसे पुराना मंदिर है, मतलब पहले काली जी आई फिर शिव जी आए हैं। यह शक्ति उपासकों का पीठ है और यह मंदिर एक ऊंचे चौतरे पर स्थापित किया गया है। इस मंदिर की लंबाई लगभग 100 फीट है। इस मंदिर के भीतर गर्भगृह के अंदर योगिनियों के लिए 64 कक्ष बनाए गए हैं, मतलब 64 योगिनियों का मंदिर है तो 64 अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं अलग अलग योगिनियों के लिए। इस कारण से इस मंदिर को 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। फिर आता है लक्ष्मण मंदिर। पंचायतन शैली में बनाया गया भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर है, पंचायतन शैली में बना हुआ। इस शैली में 4 कोने पर 4 छोटे छोटे मंदिर स्थापित किए जाते हैं और बीच बीच एक आराध्य देव की एक विशाल मंदिर स्थापित किया जाता है। पंचायत मतलब 5 मंदिर होंगे, चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर होंगे और ये बीच में जो होगा मेन जो आराध्य देव है उनके लिए समर्पित एक मंदिर होगा। इस मंदिर में चतुर्भुजी विष्णु भगवान की एक त्रिमुखी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो किनकी है? विष्णु भगवान की मूर्ति है, त्रिमुखी है। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि इसमें बीच का मुख विष्णु का है, जबकि जो दोनों ओर हैं वह सिंह और वराह के मुख लगे हुए हैं। तो पहला मुख या जो सामने मुख दिखता है वह भगवान विष्णु का है और आजू बाजू जो है वह नरसिंह और वराह भगवान के मुख हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की भी एक बेहद दुर्लभ मूर्ति देखने को मिलती है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्तियाँ हैं। इसमें भगवान शिव की इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्तियाँ होंगी, वो क्वेश्चन सा था हमारा लक्ष्मण मंदिर। अब आता है भगवान शिव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की भी मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति है जिसमें भगवान शिव एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में सर्प दिखाया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र उकेरे गए हैं, जिसमें से कुछ चित्र हैं जैसे युद्ध करते हुए योद्धा, महिषमर्दिनी, नित्य दर्शन, कृष्ण जीवन से संबंधित चित्र, काली का दमन है उसका दृश्य भी इसमें बताया गया है। पश्चिमी समूह की विश्वनाथ मंदिर की स्थापना चंदेल राजा धंग के द्वारा कराई गई थी।
खजुराहो के एक प्राचीन अभिलेख के मुताबिक विश्व मंदिरों में शिव की स्थापना सन 1001 से की गई थी। विश्वनाथ मंदिर में अप्सराओं के चित्र को उकेरा गया है। तो विश्वनाथ मंदिर के बनवाया है किसने? धंग के द्वारा बनवाया गया है। और इसमें मंदिर की जो स्थापना है, उसमें शिव जी की जो स्थापना है वो 1001 में की गई थी। पश्चिमी समूह का जो चित्रगुप्त मंदिर है वह भी यहाँ पर स्थापित है। यह पूर्वमुखी मंदिर है और भगवान सूर्य को समर्पित है। मतलब ये जो चित्रगुप्त मंदिर है ये हमारा जो चित्रगुप्त का नहीं है बल्कि किनका है? भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है। मंदिर के अंदर 5 फीट ऊंचे 7 घोड़े के रथ पर सवार भगवान सूर्य को दिखाया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर राजाओं के शिकार एवं समूह के नृत्य दृश्य बहुत सुंदर से उकेरे गए हैं। खजुराहो के शासकीय संग्रहालय में एक से एक दुर्लभ मूर्तियों को रखा गया है। इस संग्रहालय के बाहर एक खूबसूरत तोरण द्वार है। यहाँ भी कुछ मूर्ति विधान की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थी यहाँ पर। फिर आती हैं विदिशा के पर्यटन पर प्रकाश डालिए। विदिशा की गुफा के बारे में आप क्या जानते हैं? स्पष्ट कीजिए। विदिशा। नेक्स्ट है विदिशा। प्राचीन काल की विदिशा नगर ही आज का बेस नगर है। तो बेस नगर पहले का विदिशा, अभी का विदिशा पहले बेस नगर था। बिलसा मुंबई दिल्ली मेन लाइन सेंट्रल रेलवे की एक स्टेशन एवं व्यापार का केंद्र है। तो भैया बिलसा जाना है तो मुंबई दिल्ली का जो मेन सेंट्रल लाइन है रेलवे है वहाँ पे एक स्टेशन ही मिल जाएगा। एक व्यापारिक केंद्र है। यह ग्वालियर से 94 मील दक्षिण में और गुना से 35 मील उत्तर में आगरा मुंबई रोड पर स्थित है। यह शाखा सड़क ईशागढ़ एवं पछार को जाती है। पिछोर को जाती है। विल्सा सागर एवं भोपाल के बीच में सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। सांची के स्तूप के अतिरिक्त बिलसा में अनेक प्राचीन स्मारक चिन्ह हैं। पहले आते हैं लहेगी सिकला, गुम्बज का मकबरा, बीजा मंडल मस्जिद, बेस नगर, हेलियोडोरस स्तंभ, उदयगिरी की गुफाएं आदि सब विदिशा में है। पहले क्या आ जाएगा? लहेगी सिला, लहेंगी सिला। तो भैया विदिशा जाना तो भैया बड़ा सा लहंगा सिलवा के लाना। तो लहेंगी सिला कहाँ पर स्थित है? विदिशा में है। रेलवे स्टेशन के पास एक एकाकी रेतीली पत्थर का शिखर है। किसका है? रेतीली पत्थर का शिखर है जिसके सिर पर एक प्राचीन स्तंभ है जो कि पानी की कुराड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो पानी की कुल्हाड़ी चलाई रेत पर, तो पानी की कुराड़ी नाम से स्थित है। एक रेतीला पत्थर है ये स्टेशन के पास। लाहेगी पौर का मकबरा एवं मांडू के सुल्तान महमूद शाह प्रथम खिलजी के द्वारा बनाई गई एक मस्जिद, पुराने पत्थरों का बना हुआ एक तालाब है। तो यहाँ पर क्या क्या है? लहेगी पौर का मकबरा है, इसलिए लहेगी शिला भी स्थित है ना। तो लहेगी पौर का मकबरा है। मांडू के जो सुल्तान महमूद शाह प्रथम हैं उनका द्वारा बनवाया गया एक मस्जिद और एक पत्थरों से बनवाया गया तालाब है। फिर आता है गुम्बज का मकबरा। पुराने किले बंद किए गए शहर में छोटा सा मकबरा है जिसमें केवल एक गुम्बज वाला छोटा सा कमरा है। इसके चारों ओर बरामदे हैं। यहाँ 2 समाधियाँ स्थित हैं। पत्थरों के आश्रम बने हुए हैं। फारसी के लेखक से पता चलता है कि यह एक बड़े व्यापारी का मकबरा है और यहाँ संभवतः उसकी हत्या कर दी गई थी। गुम्बज का मकबरा, एक गुम्बज का मकबरा है, एक गुम्बज पर खड़ा हुआ, चारों तरफ बरामदे हैं। फिर आता है बीजा मंडल मस्जिद। यह एक बड़ी मस्जिद है। यह मस्जिद मंदिरों की नींव पर बनाई गई 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। संस्कृत लेख से प्रकट होता है कि यह पुरानी मंदिर देवी चर्चिका का मंदिर था। तो भैया बहुत चर्चे में थी तो इसलिए इसका मंदिर तोड़कर बना दी गई मस्जिद जिसका नाम है बीजा मंडल मस्जिद। किसका मंदिर है? तो ये चर्चिका देवी का मंदिर था। कैसे पता चलता है? तो यहाँ पर जो संस्कृत लेख है उससे पता चलता है। इस देवी का दूसरा नाम विजय था क्योंकि इसका दूसरा नाम विजय मंदिर भी है। और मस्जिद बनाने पर
मंदिर का मूल नाम इसके साथ जुड़ गया, तो इसलिए क्या हो गया, विजय मंडल या विजय मंडल है ना, तो विजय मंदिर था, इससे बना है विजय मंडल मस्जिद, विदिशा में स्थित है। फिर आता है बेशनगर। बौद्धों के पाली ग्रंथों से इसका नाम बेसनगर और संस्कृत पुस्तकों में इसका नाम विदिशा देखने को मिलता है। जो हमारा विदिशा है बेसनगर है, तो बेसनगर हमें कहाँ मिलेगा, बौद्ध ग्रंथों के पाली ग्रंथ में, और संस्कृत में इसको विदिशा कहा जाएगा। यह बिलसा स्टेशन के 2 मील दूर बेतवा एवं बेस नदी के तट पर स्थित है। अनेक टीले एवं चाहर दीवारी शहरों की सीमा बनाई गई है यहाँ पर। भग्नावशेष 30वीं ईसा पूर्व सदी से लेकर 11वीं सदी तक के हैं। तो यहाँ पर जो अवशेष हैं, भवन के अवशेष हैं, वह 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हमें 11वीं शताब्दी तक देखने को मिल जाएंगे। सांची का स्तूप मूलतः इससे ही संबंधित था। इसके कोने में बसे हुए छोटे गांव का नाम भी बेस है, और इस तरह इसका नाम विदिशा आज भी चर्चित है। फिर आता है हेलिडोरस का स्तंभ। विदिशा शहर उपनगर बेस नदी के उत्तरी तट पर एक स्तंभ खड़ा हुआ है। बिलसा रेलवे स्टेशन से यह स्थान 2 मील दूर है। यह स्तंभ खम्भ बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर उल्लिखित पाली लेख से मालूम चलता है कि यह तक्षशिला के राजा भागभद्र के दरबार से आया था। किसके दरबार में आया था, भागभद्र के दरबार में आया था। हेलिडोरस उसने स्तंभ बनवाया, पाली लेख से मालूम चलता है, उसमें कुछ लेख उकरे हुए हैं उनसे। यह भगवान विष्णु के सम्मान के लिए बनवाया गया स्तंभ है, गरुण स्तंभ था। ये क्या है, मरूप स्तंभ बनवाया गया था, किनके सम्मान में, वासुदेव भगवान के लिए समर्पित है ये, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, खम्भ बाबा कहा जाता है। फिर आते हैं उदयगिरी की गुफाएं। बिलसा रेलवे स्टेशन से 4 मील दूर छोटी पहाड़ियों के पूर्व की ओर 20 गुफाएं मिलती हैं हमें, और यह छोटी सी कोठरियां हैं और मूर्तियों की प्रतिष्ठा के लिए इसको बनाया गया है। यद्यपि इन समय अनेक खाली हैं, और प्रथम एवं 20वीं गुफा जैन धर्म से एवं शेष 18 हिंदुओं से हैं। तो कितनी गुफाएं हैं, 20 गुफाएं हैं, जिसमें से पहली और आखिरी जो 20वीं है वो जैन धर्म से है, और जो बीच की बची हुई 18 है वो हिंदू धर्म से है। अभी तो खाली है, छोटी छोटी कोठरियाँ थीं। गुप्त सम्राट के द्वारा 5वीं शताब्दी के 3 संस्कृत लेख मिलते हैं। तो 5वीं शताब्दी में जो गुप्त सम्राट थे उनके यहाँ 5 लेख संस्कृत में, यहाँ पे 3 लेख मिलते हैं 5वीं शताब्दी के। देवी देवताओं की सुंदर चित्र हैं, यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। 5वीं गुफा में बराह की विराट प्रतिमा है। 5वीं गुफा में क्या है, भगवान विराट की विराट प्रतिमा है, बराह भगवान की। अतः संभवतः सबसे बड़ी और सुंदरतम है ये। शेष सही विष्णु भगवान जो कि गुफा 13 में मिलते हैं। तो शेष मतलब जो नागराज हैं उन पर लेटे हुए भगवान विष्णु का चित्र हमें मिलता है गुफा नंबर 13 में। गुप्त काल का एक सुंदर नमूना है। यह प्रतिवर्ष अनेक देशी विदेशी यात्री आते हैं। यह पर्यटन के लिए अच्छी खासी भीड़ उमड़ती रहती है। ये हो गया विदिशा। अब आता है नेक्स्ट एरन। एरन का इतिहास एवं पर्यटन महत्व बताइए। एरन की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, तो हमें वो बताना है। एरन है कहाँ, सागर में है, हमारे मध्य प्रदेश के। एरन एक ऐतिहासिक स्थल है। एरन मध्य प्रदेश सागर नगर में उत्तर पश्चिम में 45 से 47 मील की दूरी पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम एरिकीण था। इस स्थान पर पहुंचने के लिए एक मार्ग मंडी बमोरा रेलवे स्टेशन से जाता है, और दूसरा मार्ग खुरई बीना मार्ग से भी जाता है, बाई निरतला से जाता है, जो कि सागर के पास पड़ता है। मतलब दोनों मार्ग सागर से होकर जाते हैं, या फिर बंडी बमोरा निकल जाओ, या दूसरा खुरई बीना रूट से पकड़ के निकल जाओ, कहाँ पर, एरन। फिर आता है सागर क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व गुप्त युग में प्राप्त हुआ है। गुप्त सम्राट जो समुद्रगुप्त हैं, इनके समय में एरन नाम स्थान दिया गया था। इसके लिए अभिलेख में इसको स्वभोग नगर उत्कीर्ण किया गया है। किसको, एरन को क्या कहा गया है, स्वभोग नगर उत्कीर्ण किया गया है। राजकीय तथा सैन्य गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब यहाँ पे बहुत सारी छावनियाँ वगैरह बनाई गई होंगी। गुप्तकालीन
वास्तु अवशेषों में यह स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐरण महत्वपूर्ण नगर सन्निवेश के साथ साथ वास्तुकला का भी केंद्र बन गया था। यह गुप्त काल में निर्मित भगवान विष्णु का ही मंदिर है। यहाँ पर ऐरण में इसके मध्य में विष्णु की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर के अगल बगल बाराह एवं नरसिंह के मंदिर थे। इसमें इनकी प्रतिमा स्थापित थी। वराह भगवान की भी है, नरसिंह भगवान की भी है, विष्णु भगवान की भी भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर बनवा के गुप्त काल में बनाया गया था मंदिर। ऐरण में गुप्त काल में निर्मित पशु रूपी वराह मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। उस पर वल्कर पहने हुए एवं कमंडलधारी ऋषियों का अंकलन बड़े प्रभावों उत्पादक ढंग से बनाया गया है। विद्याधर एवं ब्रह्म आदि देवताओं की मूर्तियां भी हैं, प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर वराह की पीठ पर राशियों का चित्रण किया गया है। वराह भगवान ने पृथ्वी को अनायास अपने दाहिनी दांत पर उठा के रखा है। पृथ्वी का इस प्रकार उद्धार करने वाले वराह की अनेक प्रतिमाएं गुप्त काल में और उसके बाद में मध्य प्रदेश में निर्मित हुई थी। ऐरण की इस वराह मूर्ति पर हूण शासक तोरमार ने प्रथम राजवंश का लेख ब्रह्मी लिपि में खुदवाया है। तो जो वराह भगवान की प्रतिमा है बनाई गई थी गुप्त काल में, मंदिर भी गुप्त काल में बना है, लेकिन उसके बाद कौन आए हैं, हूण शासक आए हैं तोरमार, और इन्होंने इस पर ब्रह्मी लिपि से एक लेख खुदवा दिया है। इसमें ऐरण के प्रादेशिक शासक मातृ विष्णु के छोटे भाई धन्य विष्णु द्वारा इस मंदिर को बनवाए जाने का उल्लेख ही मिलता है। किसने बनवाया था? धन्य विष्णु ने बनवाया था। गुप्तकालीन एक दूसरे विष्णु मंदिर सामने स्थित गरुड़ ध्वज स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस विशाल स्तंभ के ऊपर सर्प पकड़े हुए गरुड़ की मानव मूर्ति परस्पर विपरीत दिशा में बनी हुई है। मतलब क्या है, एक विशाल स्तंभ पर सर्प पकड़े हुए गरुड़ की जो मानव मूर्ति है वो भी बनाई गई है, गरुड़ ध्वजा भी बनाई गई है। खंभा नीचे 9 पहल और ऊपर 8 पहल का है। तो खंभा नीचे 9 पहल तक जाता है, ऊपर 8 पहल तक जाता है। उस पर उत्कीर्ण लेख में गुप्त संबंध 165 484 ईस्वी की तिथि अंकित है। गुप्त सम्राट बुद्धगुप्त के राजकाल में यमुना एवं नर्मदा नदी के बीच वाले प्रदेश के प्रशासन सुरभिचंद्र थे। तो जो यमुना और नर्मदा नदी है इसके बीच का जो प्रदेश है वहाँ के शासक कौन है? सुरभिचंद्र है। इसमें इसका उल्लेख मिलता है। इसके अधीन ऐरण के विषयपति और मातृ विष्णु द्वारा यह गरुड़ ध्वज स्तंभ स्थापित किया करवाया था। किसने अधीन किया था? जो ये विषपति है मातृ विष्णु, इसके द्वारा गरुड़ ध्वज वहाँ पर स्थापित किया गया है। गरुड़ ध्वज के समीप स्तंभों की पंक्तियों पर मंगल घाट, कीर्तिमुख, पात्रावली आदि के सुंदर चित्र भी हैं। तो गरुड़ ध्वज के पास में ही एक स्तंभ है, वहाँ पर मंगल घाट, कीर्तिमुख एवं पात्रावली के चित्र वहाँ पर मिलते हैं। खंबे के नीचे जो आधार है उन पर भी अनेक पौराणिक दृश्य दिखाए गए हैं। इसमें कृष्ण लीलाओं से संबंधित दृश्य भी उल्लेखनीय हैं। ऐरण में अशोक वृक्ष की डाल पकड़े हुए विभिन्न आभूषणों से अलंकृत शालभंजिका की मूर्ति दर्शित होती है। इसके पृष्ठभाग पर एक ऐसी ही छवि अंकित की गई है। निर्माण शैली के आधार पर उसका समय प्रथम शताब्दी ठहरता है। इस प्रकार की नायिकाओं की प्रतिमाएं सांची, मथुरा, नागार्जुन, कोंडा की कला में विशेष रूप से प्राप्त होती हैं। तो जो ये इस पे कलाकृति है वो हमें क्या बताती है कि जो नायिकाओं की प्रतिमा सांची, मथुरा, नागार्जुन, कोंडा की जो कला है उसके रूप से समानता रखती है। ऐरण गांव के समीप बीमना नदी के तट पर पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह की एक सर्वगीण मूर्ति प्राप्त हुई थी। इस पर अंकित लेख से यह ज्ञात होता है कि महेश्वर दत्त एवं वराह दत्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो जो ऐरण है उसके पास से बीना नदी है, वहाँ पर एक मूर्ति मिली वराह भगवान की, जिस पर एक लेख लिखा गया था कि इस जो मूर्ति है इसका निर्माण किसने करवाया है? महेश्वर दत्त
और वराह दत्त के द्वारा करवाया गया है। इस मूर्ति का मुख वराह का है और शेष भाग मानव आकार का है। इस मूर्ति को अब सागर विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। फिर आते हैं एरन उत्खनन। सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग द्वारा प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में सन 1960-61 में एरन का उत्खनन कराया गया। इस कार्य के फलस्वरूप कई नई जानकारी प्राप्त हुई। किसने किया है? तो प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी जी के द्वारा किया गया है। खुदाई में यहाँ पर ताम्र युगीन सभ्यता के अभिलेख या अवशेष मिलते हैं। इन अवशेषों में लघु अश्मत एवं चित्रित बर्तन के टुकड़े, मिट्टी की मूर्तियों में पशुओं की आकृति अधिक है। तो वहाँ पे क्या है? लघु अश्मास्त्र, चित्रित बर्तन के टुकड़े, मिट्टी की मूर्तियाँ एवं पशुओं की आकृतियाँ अधिक हैं। संघ मिट्टी की बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। शंख एवं मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ वहाँ के मिले हैं। एरन से प्राप्त उक्त वस्तुओं के आधार पर यहाँ की ताम्रयुगीन टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। एरन से प्राप्त उक्त वस्तुओं के आधार पर यहाँ की ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक काल 1900 ईसा पूर्व ठहराया गया है। इस सभ्यता के चिन्ह मध्य प्रदेश में महेश्वर, कायथा, नागदा, उज्जैन, दंतवाड़ा, पिपल्या, लूरका एवं बेशनगर आदि स्थानों से प्राप्त हो चुके हैं। इस यहाँ के जो चिन्ह हैं वो हमें कहाँ से? महेश्वर, कायथा, नागदा, उज्जैन, दंतवाड़ा, पिपल्या, लूरका एवं बेशनगर से भी मिले हैं। खुदाई में एरन नगर की प्राचीन रक्षा दीवार मिलती है। यह कड़ी मिट्टी की बनी हुई थी। इसकी चौड़ाई 154 फुट और 21 फुट की ऊंचाई है। तो 154 फुट की चौड़ाई है और 21 फुट ऊंची इसकी ऊंचाई है। खुदाई में इस सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता के स्तर मिलते हैं। इसका काल ईसा पूर्व 700 से लेकर ईसवी सन से प्रारंभ तक रखा गया है। इस काल में मकान के निर्माण में पक्की ईंटें एवं पत्थरों का प्रयोग किया गया था। तांबे के स्थान पर अब लोहे का प्रयोग होने लगा था। साथ ही चमकीली काली पॉलिश के बर्तन के कई टुकड़े भी इस काल से मिलते हैं। फिर आता है एरन की खुदाई को 4 भागों में बांटा गया था। पहले आता है ताम्रयुगीन, जो कि 2000 से 700 ईसा पूर्व की बताई जाती है। फिर आते हैं ऐतिहासिक काल में पूर्व ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल 700 से 200 ईसा पूर्व तक रहा है और ऐतिहासिक काल 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक रहा है, मतलब 100 ईस्वी तक रहा है। फिर प्रथम शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक और मध्यकाल से 1800 ईस्वी तक के हमें यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। 4 भागों में बांटा गया है। द्वितीय काल की अन्य उल्लेखनीय वस्तु में मिट्टी की गुड़िया, शंख एवं कुछ चमकीले पत्थर के आभूषण एवं बाट आदि मिले हैं। तांबे की आहत एवं ढली हुई मुद्राएं पर्याप्त संख्या में मिली हैं। इनका समय मौर्य काल से लेकर ईसवी सन के प्रारंभ तक रहा है। एरन में इस काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज शीशे का एक अर्धवृत्ताकार बांट है। इस पर राजा इंद्रगुप्त का नाम ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी ब्रह्मी लिपि एवं पाली भाषा में रयो इंदुस्त लिखा हुआ है। रयो इंदुस्त इस पर लिखा है पाली भाषा में और ब्रह्मी में क्या लिखा है? इंद्रगुप्त लिखा हुआ है। इस राजा का नाम अभी तक अज्ञात था। यहाँ तीसरे काल वाली सभ्यता का समय ईसवी सन के प्रारंभ में 5वीं शताब्दी तक है। इस समय पक्की ईंटों का प्रयोग अधिक हुआ है। ईंटों के मकान छोटे आकार के मिले हैं। इस काल की प्राप्ति इन अन्य वस्तु चांदी, तांबे के सिक्के, मिट्टी, शीशा, शंख की चूड़ियाँ, लोहे, हड्डियों की वस्तुएं, मिट्टी की बनी हुई पशु मूर्ति तथा अन्य कुछ पत्थरों के अवशेष से हमें प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट आता है त्रिपुरी। त्रिपुरी के इतिहास एवं उत्खनन का वर्णन कीजिए। त्रिपुरी के पर्यटन पर प्रकाश डालिए। त्रिपुरी
त्रिपुरी आधुनिक मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसकी अपनी भौगोलिक एवं धारीय अवस्थिति के कारण अधिक महत्व है। इसकी पहचान जबलपुर भेड़ाघाट मार्ग पर स्थित तेवर ग्राम या टेवर से की गई है। बृहत संहिता में एक नगर के रूप में इसका वर्णन किया गया है। बृहत संहिता में इसका नगर के रूप में वर्णन किया गया है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले मार्ग के मध्य में स्थित होने के कारण त्रिपुरी का आर्थिक महत्व था। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग में स्थित है त्रिपुरी। यहाँ से 500 ईसा पूर्व से 400 ईसी के मध्य की संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। मौर्योत्तर युग में यहाँ व्यापारी संघों के द्वारा प्रशासन होता था। पूर्व मध्य काल में त्रिपुरी में कलचुरी राजवंश का शासन था। फिर आते हैं त्रिपुरी का इतिहास। सर्वप्रथम त्रिपुरी की खोज 1860 में एल कर्नल यूले ने लॉर्ड कैनिंग की शिविर यात्रा के समय की थी। तदनंतर जनरल कनिंघम के द्वारा 1873 से 1874 में त्रिपुरी के अवशेषों पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात कीलहॉर्न ने तेवर से प्राप्त अभिलेख को प्रदर्शित किया और 1922 में राखलदास बनर्जी ने त्रिपुरी राज्य का सर्वेक्षण करके द हियर्स ऑफ त्रिपुरी एंड देयर मैन्यूमेंट्स प्रकाशित किया था। किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा एक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है 1922 में, जिसे द हियर्स ऑफ त्रिपुरी एंड देयर मॉन्यूमेंट्स प्रकाशित किया। 1952 से 1953 में सागर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में त्रिपुरी का पुरातात्विक कार्य कराया गया और इस उत्खनन से प्राप्त सफलता से सागर विश्वविद्यालय में 1966 के बाद के वहाँ अनेक उत्खनन कराए गए। इसने त्रिपुरी की प्राचीनता में महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। त्रिपुरी के विभिन्न उत्खनन में विभिन्न कालों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। जैसे प्रथम काल हमें 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, दूसरे काल में 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक और तीसरे काल में 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड इसमें बताया गया है। चौथे में 100 से 200 ईस्वी तक और पंचम में 200 से 350 ईस्वी तक का काल है। फिर आता है इसका उत्खनन। प्रथम काल के में अवशेष यह उल्लेखनीय है कि प्रथम काल में ताम्रयुगीन संस्कृति की सामग्री मिली है। यहाँ के उत्खनन में सूक्ष्म पाषाण अस्त्र, लाल सतह वाली काली चित्रकारी से युक्त मृत भांडों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। फिर आता है तीसरे काल के अवशेष। नेक्स्ट है दूसरे काल के अवशेष। द्वितीय काल में बस्ती के निवासी मिट्टी की दीवारें, छाए हुए छप्परों वाले घरों में रहते थे। वे कहीं खपरेल का प्रयोग भी करते थे। इस काल के निवासी पक्की ईंटों के बर्तन का प्रयोग करते थे। ईंटों की नहीं, पक्की मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। पक्की ईंटों का घर बनाने में करते थे। यहाँ से ऊपरी और काले ओपदार जो कि NBP हैं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिलते हैं। फिर आते हैं तीसरे काल में अवशेष। त्रिपुरी की जो तीसरे काल में लोग के जीवन स्तर में काफ़ी उन्नति हुई थी। मिट्टी के मकानों के अतिरिक्त इस काल में पक्की ईंटों से भी मकान बनाए गए थे। यहाँ गंदे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था थी। यह काल के पिछले काल की ही तरह था। यह तांबे की आहत मुद्राओं का प्रचलन था। यह प्रचलन अब सीमित हो गया था। इन आहत मुद्राओं के अतिरिक्त यहाँ की त्रिपुरी जनपद की मुद्राएं भी ढाली जाने लगी थीं। इन मुद्राओं पर त्रिपुरी लेख ब्राह्मी लिपि में अंकित किया गया था। कांच के प्रयोग का भी प्रमाण इस काल में हमें मिलता है। फिर आता है चतुर्थ काल में अवशेष। चतुर्थ काल में त्रिपुरी का अबाध गति से विकास हुआ। यहाँ से दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं मिली। इन वस्तुओं में पैर वाली चक्की उल्लेखनीय है। इस काल के स्तर से सातवाहन के तांबे, शीशे एवं पोटिन की मुद्राएं मिलती हैं बहुत संख्या में।
इस काल में यहाँ पर सातवाहन के शासन का ज्ञान होता है, परंतु चतुर्थ काल में त्रिपुरी का महत्व गौण ही रहा। फिर आता है पंचम काल में अवशेष। पंचम काल के स्तर से त्रिपुरी से प्राप्त वस्तु में लोहे के भाले, बर्छे, बाण आदि के फलन बड़ी संख्या में मिले हैं। इस काल के स्तर में अभ्रक के लेप से युक्त चिकनी लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इस काल के स्तर में जो मकान है कुछ अव्यवस्थित मिलते हैं। विद्वानों का विचार है कि इस काल में त्रिपुरी पर कई आक्रमण हुए होंगे। पूर्व मध्यकाल में त्रिपुरी कलचुरी राज्य की राजधानी था। कलचुरी के राज आश्रय में त्रिपुरी का सहज विकास हुआ। यहाँ से प्राप्त कलचुरी अभिलेख एवं कलाकृतियों से त्रिपुरी के गौरवमय इतिहास का ज्ञान होता है। कलचुरी काल के पश्चात त्रिपुरी की राजनीतिक महत्व सामान्य प्रारंभ हो गई थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ। सारनाथ के महत्व को समझाइए, सारनाथ के पर्यटन पर प्रकाश डालिए। सारनाथ काशी बनारस से जो जनपद है उनके मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध एवं हिंदू तीर्थ स्थल है सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और जो बौद्ध मतों के प्रचार प्रसार का प्रारंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से आता है। पहला लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनारा और चौथा सारनाथ। इसके साथ ही मतलब जो सारनाथ है उसको जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जैन ग्रंथ में इसे सहपुर कहा गया है। माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांश नाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर ही हुआ था, इसलिए जैनों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ से श्रेयांश नाथ हैं जो कि इनके 11वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ था। यहाँ पर सारंगनाथ महादेव मंदिर भी है, जहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मेला लगता है। सारंगनाथ सारनाथ एक तीर्थ स्थल होने के कारण भी लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण रहा है और यहाँ अपने सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ रहस्य को भी जानने को मिलता है। फिर आता है सारनाथ का इतिहास। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म दुनिया का 400 मिलियन से भी अधिक अनुयायियों के साथ कई देशों में अनुसरण किया जाता है, लेकिन फिर भी यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सारनाथ बोध गया में एक जगह है जहाँ हिरण पार्क पाया जाता है। यहाँ बौद्ध आए और वहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद बौद्ध ने अपना पहला उपदेश यही दिया था। बता दें कि सारनाथ का नाम सारंगनाथ तथा हिरण भगवान से लिया गया है और इस स्थान का नाम सारनाथ रखा गया। साथ ही इस स्थान को बौद्ध सर्किट के 4 प्रमुख स्थलों में जोड़ा गया है। सारनाथ एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी रहा है, क्योंकि यह जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी का जन्म स्थान है। यहाँ पर श्रेयांसनाथ समर्पित एक मंदिर भी है। सारनाथ की 3 शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक उथल पुथल की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ा है। इसके लिए जब सम्राट अशोक ने इस स्थान पर विशेष रुचि ली और विशालकाय स्तूप एवं सारनाथ ढांचे का निर्माण किया, जो कि इस जगह का आकर्षण बना। फिर आते हैं 10वीं एवं 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, जब अंग्रेजी आक्रमणकारी लंबे समय तक एक के बाद एक आक्रमण किए तो आधुनिक उत्तर प्रदेश के कई शहर खत्म हो गए और सारनाथ को टुकड़ों में टूटना पड़ा। 19वीं शताब्दी के मध्य में सारनाथ को कुछ ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा उनके ऐतिहासिक महत्व के चलते फिरने से संरक्षित किया गया और बौद्ध धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक स्थान सारनाथ बन गया। सारनाथ में कई मंदिर हैं, मठ हैं, संग्रहालय हैं, उद्यान हैं एवं यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं जो कि बौद्ध धर्म एवं
इसके इतिहास को समर्पित हैं और चौखंडी स्तूप हर साल कई पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान में से आता है। सारनाथ के प्रमुख 5 दार्शनिक स्थल, पहले आता है सारनाथ की चौखंडी स्तूप, दूसरा है अशोक स्तंभ सारनाथ में, तीसरा है थाई मंदिर, तिब्बती मंदिर और सारनाथ का पुरातन संग्रहालय। ये 5 मुख्यतः सारनाथ में दार्शनिक स्थल है। पहले आता है सारनाथ का चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप पूरे उत्तर प्रदेश के सभी पवित्र तीर्थ स्थानों में से सबसे पवित्र एवं पर्यटकों द्वारा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्तूप बताया गया है। चौखंडी स्तूप को बौद्ध संस्कृति में सबसे भव्य एवं महत्वपूर्ण स्मारक में बताया जाता है। इस स्तूप का निर्माण ठीक उसी काल में हुआ था जहाँ भगवान बुद्ध की मुलाकात अपने 5 तपस्वियों से हुई थी। तो ये वहीं पे बनाया गया है सारनाथ स्तूप का, जो ये है चौखंडी स्तूप वहीं पे बनाया गया है जहाँ पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 तपस्वियों से मिले थे। इन 5 तपस्वियों के द्वारा ही बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा का प्रचार किया था, सबसे पहले इन्हीं को शिक्षा दी थी। तो ये स्थित कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है चौखंडी स्तूप। नेक्स्ट आते हैं, इस प्रमुख घटना के स्मरण उत्सव के रूप में यहाँ स्मारक का निर्माण किया गया है, जो कि बौद्ध धर्म के उदय में काफ़ी सहायक है। अगर आप इस जगह पर जाएंगे तो यहाँ चारों ओर घिरी हुई हवा में भी आपको स्मारक की दिव्यता महसूस होगी। चौखंडी स्तूप जाने के बाद पर्यटकों को एक अलग शक्ति की प्राप्ति होती है, जो कि बेहद अद्भुत है। नेक्स्ट आता है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक की सारनाथ की यात्रा का एक प्रतीक है। पत्थर से निर्मित अशोक स्तंभ एक प्रभावशाली संरचना है जिसके शीर्ष पर 4 शेर हैं। धम्मिक स्तूप के साथ यह 50 मीटर लंबा स्तंभ अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के लिए उपहार दिया गया था। अशोक स्तंभ के परिसर में आप कई भिक्षुओं को ध्यान करते हुए देख सकते हैं। पूरा परिसर हरे भरे लॉन से भरा हुआ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित लगता है। बता दें कि आज भारत का सबसे पुराना पुरातात्विक संग्रहालय इसी परिषद की परिधि में बनाया गया है। यहाँ स्थित धम्मिक स्तूप बौद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने पाठों का प्रचार किया था। फिर आते हैं थाई मंदिर। थाई मंदिर सारनाथ में एक प्रसिद्ध आकर्षण का केंद्र है, जो यहाँ की वास्तुकला की शैली को प्रदर्शित करता है। बता दें कि यह मंदिर सुंदर बगीचों के बीच बनाया गया है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों एवं जो तीर्थयात्री हैं उनके आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट आता है तिब्बती मंदिर। तिब्बती मंदिर भी सारनाथ के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। इस मंदिर को थांगसा से सजाया गया है, जो तिब्बती बौद्ध चित्र हैं। इस मंदिर में शाक्य मुनि बौद्ध की एक मूर्ति है। यह मंदिरों की जो स्मारक है, इसके बाहर आप प्रार्थना पहिए को भी देख सकते हैं। जो इमारत है मंदिर की, इसके बाहर क्या है, एक प्रार्थना पहिए को भी देखा जा सकता है, जिन्हें घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर में थाईलैंड, तिब्बत, चीन एवं जापान से भारी संख्या में तीर्थयात्री एवं बौद्ध विद्वान आते हैं। तिब्बती मंदिर कहाँ पे है? सारनाथ में है। फिर आकार किससे सजाया गया है? थांगसा से सजाया गया है, जो कि एक प्रकार के तिब्बती बौद्ध चित्र हैं। नेक्स्ट आता है सारनाथ का पुरातत्व संग्रहालय। यह 1910 में स्थापित किया गया पुरातात्विक संग्रहालय 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक के कलाकृतियों के संग्रह का प्रदर्शित करता है। अगर आप सारनाथ की यात्रा करने जाते हैं तो इस संग्रहालय में रखी हुई जो प्राचीन कलाकृतियाँ हैं उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। ये था हमारा सारनाथ, जो कि कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में होगी 3rd यूनिट, ऐतिहासिक स्मारक स्थल अजंता एलोरा, कोणार्क, भेड़ाघाट, बांध, माउंट आबू, भीमबेटका और चौसठ योगिनी मंदिर हम इसमें पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।